वैष्णव जन तो तेरे कई गे पीर परारी जाने रे पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान नो जाने रे वैष्णव जन लो। नमस्कार, प्रसार भारती के केंद्रीय अभिलेखागार से मैं रविंद्र सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रसार भारती के केंद्रीय अभिलेखागार से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उनके विचारों से। बापू के वो विचार जिन्होंने देश के निर्माण में अहम योगदान दिया, बापू के वो विचार जिन्होंने देश की एकता को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। आज महात्मा गांधी की जयंती पर हम आपके लिए लेकर आए हैं ये खास कार्यक्रम बापू और विचार। कोई फकीर कहता है, कोई महात्मा कहता है, तो कोई उन्हें दलितों का मसीहा कहकर पुकारता है। सत्य और अहिंसा उनके सबसे मजबूत हथियार थे। उनके विचार और उनके सिद्धांत उनके आभूषण थे। ये महात्मा धीरे धीरे लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता चला गया। साल 1916 में इस महात्मा ने कांग्रेस में छुआछूत के मुद्दे को उठाया। छुआछूत की भावना को जड़ से खत्म करने के लिए इस महात्मा ने अपना शौचालय खुद साफ किया। ये शख्सियत कोई और नहीं बल्कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी को दुनिया दूसरे स्मारकों के साथ ही दलितों का भी मसीहा मानती है। यह सच है कि दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद जब वे मैला उठाने वालों की बस्ती में रहे और उनकी समस्याओं को जाना, तो 1 साल के भीतर ही उन्होंने छुआछूत का मुद्दा उठाया। छुआछूत की भावना को खत्म करने के लिए वह अपना शौचालय खुद साफ करते और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए कहते। बहुत सावधानी से गढ़े गए नंगे फकीर के उनके व्यक्तित्व में एक चतुर रणनीतिकार था। एक बेजोड़ रणनीतिकार के रूप में वह जानते थे कि जब तक समाज में सद्भाव नहीं होगा, विकास संभव नहीं है। दूसरे वर्ग के लोगों के लिए उनकी सारी चिंताएं इसी मकसद के इर्द गिर्द ही घूमती थी। गांधी वर्णाश्रम और धर्म में यकीन रखते थे, क्योंकि इन व्यवस्थाओं ने मानव समाज के सबसे लंबे समय तक समाज में सद्भाव बनाए रखने में खुद को सफल साबित किया है। अहिंसा और सत्याग्रह पर जोर के साथ उनके पूरे वैचारिक पुलिंदे का लक्ष्य सतही सुधारों के साथ इस व्यवस्था की रक्षा करना भी था। यही वजह थी कि बापू ने अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों को ज्यादा महत्वपूर्ण बनाया। महात्मा गांधी जब दलितों की बस्ती में रहे, तब उन्हें उनके दुख और दर्द का एहसास हुआ। अस्पृश्यता का कलंक मिटाने के लिए वो जद्दोजहद करने लगे। गांधी जी ने दलित अछूतों को उद्धार और मनुष्य मनुष्य के बीच समानता स्थापित करने का अनुरोध किया। जब ब्रिटिश लेखक एच.जी. वेल्स ने मनुष्य के अधिकार पर उनकी राय पूछी, तो उन्होंने कर्तव्यों के घोषणा पत्र पर जोर दिया। यह प्रभावी रूप से जाति व्यवस्था की ही अभिलाषा थी, जिसमें लोगों के दायित्वों पर जोर दिया। अधिकार वर्गों के आधार पर अपने आप ही मिल जाते थे। यह रवैया निचले तबकों की तकलीफ पर उनके दृष्टिकोण को दिखाता है। वो चाहे दलित हो, महिला हो, मजदूर हो या फिर दक्षिण अफ्रीका के शाम वर्ण लोग,
उनका एक ही जवाब है कि शासकों को अपनी प्रजा के लिए अपने कर्तव्यों को आत्मसात कर लेना चाहिए। शोषण अपने आप खत्म हो जाएगा। गांधी जी ने यह नहीं कहा कि अछूतों के अधिकार हैं, बल्कि यह कहा कि ऊंची जातियों के उनके प्रति कर्तव्य है। उन्नीस 1937 में गांधी जी ने कहा कि एक दूसरा तबका भी उतना ही अनमोल है जितना कि एक वकील या फिर आपका राष्ट्रपति। मेरे हिसाब से यही हिंदुत्व है। उन्होंने मैला ढोने वालों को हरिजन कहा, लेकिन जातियों को खत्म करने की बात नहीं की। अस्पृश्यता को मिटाने के लिए हम खुद अस्पृश्य बन जाए। अगर हम अस्पृश्य बने, झाड़ू निकालने का काम करें, वो कोई खराब काम थोड़ा है, वो तो बहुत अच्छा काम। स्वच्छता रखना वो तो धर्म है, तो वो तो धार्मिक काम हो जाता है। तो अगर हम सब अस्पृश्य बन जाए तो हम दो काम कर लेते हैं। एक तो अस्पृश्यता का जो कलंक है उसमें काफी बाकी रहा है, उसका नाश हम कर लेते हैं। 21वीं सदी में भी गांधीवाद वो करिश्माई दर्शन है जिसके जरिए विश्व में शांति, सद्भावना और एकात्मकता को ढूंढा जाता है। गांधी जी अहिंसावादी थे और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते थे। उनकी एक खासियत भी थी, वो अपने दोनों हाथों से लिखा करते थे। उनका एक हाथ लिखते लिखते जब थक जाता था तो वो अपने दूसरे हाथ से उसी रफ्तार से लिखा करते थे। उनकी सोच थी कि सत्य और अहिंसा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आध्यात्मिक समाजवाद के पक्षधर महात्मा ने इतिहास की आध्यात्मिक व्याख्या की। भारत में ही नहीं, समूची दुनिया में महात्मा गांधी आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने अपने जीवित रहते थे। याद रखना होगा, गांधीवाद एक विचारधारा है, दर्शन है, आईना है, जो शाश्वत है, प्रासंगिक है, हमेशा अमर रहेगा। आज इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि 21वीं सदी में भी गांधीवाद वो करिश्माई दर्शन है, विचारधारा है, जिसके जरिए आज भी विदेशों में शांति, सद्भाव व एकात्मकता को ढूंढा जाता है। महात्मा गांधी अहिंसावादी थे और अन्याय के विरोध में अपनी आवाज उठाते थे। उनमें दोनों ही गुण शुरू में नहीं थे। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का अस्त्र उन्हें कस्तूरबा गांधी से मिला। गांधी जी का विवाह बचपन में हुआ, तब वो अपनी पत्नी को नियंत्रण में रखना चाहते थे, लेकिन कस्तूरबा खुले विचारों की थी, हर सवाल का जवाब नहीं देती थी। हाँ, कई बार तार्किक बहस जरूर कर बैठती थी। वास्तव में अन्याय का दृढ़ता से विरोध करने की प्रेरणा कस्तूरबा ही थी। इसी तरह अहिंसा के गुण उनमें प्रारंभ से नहीं थे। कहते हैं बैरिस्टर की पढ़ाई करने वो विदेश गए, तभी एक दिन तांगे में बैठने की जगह को लेकर एक अंग्रेज ने उनसे हाथापाई की। उन्होंने हाथ तो नहीं उठाया, लेकिन चुप रहकर विरोध प्रदर्शित किया और यहीं से नौजवान गांधी को मूक विरोध करने या कहें अहिंसा का अस्त्र मिला। उनके उपवास का भी एक रोचक प्रसंग है। विदेश में पढ़ाई के दौरान जब वो बीमार पड़े तो चिकित्सक ने उन्हें गोमांस का सूप पीने की सलाह दी, लेकिन गांधी जी ने बीमारी और कड़ाके की ठंड के बावजूद सिर्फ दलिया खाया। उन्हें भरोसा हुआ कि भूख पर काबू रखा जा सकता है और यहीं से गांधी जी को उपवास रूपी अस्त्र मिला। गांधी जी दोनों हाथों से लिखने में पारंगत थे। एक हाथ थक जाता तो दूसरे से उसी रफ्तार में लिखना गांधी जी की खूबी थी। ग्रीन पैम्पलेट और स्वराज पुस्तक उन्होंने चलते जहाज में ही लिखी थी। यकीनन जहां लोग अपने काम को लोकार्पित करते हैं, वहीं गांधी जी ने अपना पूरा जीवन ही लोकार्पित कर रखा था। विलक्षण गांधी अपने पूर्ववर्ती क्रांतिकारियों से जुदा थे।
शोषणवादियों के खिलाफ अहिंसात्मक तरीके अपनाकर स्वराज, सत्याग्रह और स्वदेशी के पक्ष को मजबूत कर वैचारिक क्रांति के पक्ष तक गांधी जी साधन और साध्य को एक जैसा मानते थे। उनकी सोच थी कि सत्य और अहिंसा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। रचनात्मक संघर्ष में असीम विश्वास रखने वाले गांधी जी मानते थे कि जो जितना रचनात्मक होगा स्वतः ही उसमें उतनी संघर्षशीलता के गुण आएंगे। स्वतंत्र राष्ट्र ही दूसरे स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ मिलकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना फलीभूत कर सकेंगे। वो स्वराज के साथ अहिंसक वैश्वीकरण के पक्षधर थे, जिससे दुनिया में स्वस्थ अर्थव्यवस्था हो। गांधी जी मानते थे कि पश्चिमी समाजवाद अधिनायक तंत्र है, जो एक दर्शन से ज्यादा कुछ नहीं। प्रसिद्ध विचारक कार्ल मार्क्स के अनुसार आविष्कार या निर्माण की प्रक्रिया मानसिक नहीं शारीरिक है, जो परिस्थितियों और माहौल के अनुकूल होते रहते हैं। वहीं गांधी जी इससे सहमत नहीं थे कि आर्थिक शक्तियां ही विकास को बढ़ावा देती हैं। यह भी नहीं कि दुनिया की सारी बुराइयों की जड़ आर्थिक कारण ही है या युद्धों के जन्मदाता। आध्यात्मिक समाजवाद के पक्षधर महात्मा ने इतिहास की आध्यात्मिक व्याख्या की है। यह उतना ही पुराना है जितना पुराना व्यक्ति की चेतना में धर्म का उदय। उन्होंने केवल बाह्य क्रियाकलापों या भौतिकवाद को सभ्यता संस्कृति का वाहक नहीं माना, बल्कि गहन आंतरिक विकास पर बल दिया। वे मानते थे कि पूंजी और श्रम के सहयोग से ही उत्पादन होता है, जबकि संघर्ष से उत्पादन ठप पड़ता है। गांधी जी की सादगी रूपी अस्त्र के भी अनगिनत किस्से हैं। 1915 में भारत लौटने के बाद उन्होंने कभी पहले दर्जे में रेल यात्रा नहीं की, बल्कि तीसरे दर्जे को हथियार बनाकर रेलवे का जितना राजनीतिक इस्तेमाल गांधी जी ने किया, उतना शायद ही अब तक किसी भारतीय नेता ने नहीं किया। महात्मा गांधी भारत ही नहीं, समूची दुनिया के लिए अब भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वो जीते जी थे। याद रखना होगा, गांधी जी एक विचारधारा है, दर्शन है, आईना है, जो शाश्वत है, सदैव प्रासंगिक है, जो कभी मरता नहीं। भूमंडलीयकरण के इस युग में भारत जैसे देशों को सबसे पहले अपनी जड़ों को मजबूत करना होगा, और इन जड़ों को मजबूत करने का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि भारत को अपने गांवों और कस्बों को आत्मनिर्भर बनाना होगा, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव का सामना हम पूरी दृढ़ता के साथ कर सकें। इस संदर्भ में महात्मा गांधी के विचारों की सार्थकता को और बल मिलता है। महात्मा गांधी का यह भी मानना था कि अर्थ पक्ष और नैतिक पक्ष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर इस सोच पर ध्यान दिया जाए तो भ्रष्टाचार और काला धन जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इन चीजों से बचा जा सकता है। महात्मा गांधी की सोच थी कि उनकी प्राथमिकता है निर्धन वर्ग का दर्द दूर कर देना। आज भूमंडलीकरण और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की दुनिया में बहुत से लोगों को लगता है कि महात्मा गांधी ने गांवों की आत्मनिर्भरता व ग्रामीण कुटीर उद्योगों पर बहुत बल दिया। लेकिन गांधी जी के आर्थिक विचार तो अब प्रासंगिक नहीं रहे। पर वास्तविकता तो यह है कि गांधी जी की यह विचार पहले से और अधिक प्रासंगिक हो गए हैं, क्योंकि भूमंडलीकरण के इस युग में भारत जैसे देशों को पहले अपनी जड़ों को मजबूत करना है, और इन जड़ों को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि गांव की आत्मनिर्भरता को बढ़ाया जाए। इस संदर्भ में महात्मा गांधी के विचारों की सार्थकता मजबूत हुई है। भूमंडलीकरण के बारे में कई देशों ने अपने अनुभव से सीखा है कि यदि हम सावधान नहीं हैं, तो इससे कई तरह की क्षति भी हो सकती है। हमें सावधान रहना चाहिए कि कहीं भूमंडलीकरण की आंधी में बहुत सी परंपरागत आजीविकाएं नष्ट न हो जाएं। हमें विशेषकर अपनी खेती, किसानी और दस्तकारियों की रक्षा के लिए सावधान रहना है। भूमंडलीकरण के दौर में
प्रायः अति मशीनीकृत व पूंजी सघन तकनीकों का ही प्रचार प्रसार होता है। पर हमारे जैसे देशों में परंपरागत आजीविकाएं श्रम सघन तौर तरीकों से ही जुड़ी हैं। इनके साथ ही बहुत सा परंपरागत ज्ञान भी जुड़ा है। गांधी जी का मानना था कि यदि यह सब तेजी से लुप्त हुआ तो बहुत सी बहुमूल्य विरासत हो जाएंगी। यदि गांधी जी की राह को अपनाया जाए तो गांव व कस्बों की आत्मनिर्भरता व आजीविका की विविधता को बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके आधार पर हम अपनी खाद्य आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करेंगे, जो बहुत जरूरी है। इसी तरह अनेक अन्य बुनियादी जरूरतों के एक बड़े हिस्से की आपूर्ति खादी व कुटीर उद्योगों से हो सकेगी। इस तरह विश्व बाजार की अस्थिरता का असर अनेक बुनियादी जरूरतों को पूरा करने पर कम पड़ेगा, क्योंकि इस संदर्भ में हमारे गांव आत्मनिर्भर होंगे। यदि अपने गांवों और कस्बों की अर्थव्यवस्था को हम काफी हद तक आत्मनिर्भरता के आधार पर मजबूत बनाए रखेंगे तो विश्व अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव का सामना हम अधिक दृढ़ता से कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बुनियाद मजबूत होगी। महात्मा गांधी इस बात पर भी बहुत जोर देते रहे कि अर्थ पक्ष और नैतिक पक्ष एक दूसरे के पूरक हैं। अर्थव्यवस्था को नैतिक सोच से अलग नहीं किया जा सकता, अपितु आर्थिक विकास भी नैतिकता पर ही आधारित होना चाहिए। यदि गांधी जी की इस सोच पर ध्यान दिया जाए तो जिस तरह से भ्रष्टाचार और काला धन अर्थव्यवस्था की बहुत क्षति कर रहे हैं, उससे काफी हद तक बचा जा सकता है। इसी तरह कुछ अन्य विसंगतियों से भी बचा जा सकता है, जिनके कारण जीएनपी व राष्ट्रीय आय तो बढ़ते हैं पर खुशहाली व भलाई नहीं बढ़ती। यदि गांधी जी की बात मानी जाती तो नशे, शराब, तंबाकू आदि के आधार पर राष्ट्रीय उत्पादन व आय बढ़ाने की सोच से हम पूरी तरह बच सकते थे। इसी नैतिक सोच से जुड़ी हुई गांधी जी की सोच थी कि सबसे बड़ी प्राथमिकता है निर्धन वर्ग का दुख दर्द को करना। उन्होंने कहा कि यदि कभी अनिश्चय की स्थिति उत्पन्न हो तो इस आधार पर निर्णय लिया जाए कि सबसे निर्धन व जरूरतमंद वर्ग के लिए क्या जरूरी है। यदि इस सिद्धांत को ही मान लिया जाए तो देश में दुख दर्द को तेजी से कम किया जा सकता है। कोई भी देश बिना सामाजिक परिवर्तन के आगे नहीं बढ़ सकता। सामाजिक परिवर्तन के लिए जरूरी है उन बुराइयों को दूर करना जो हमारे समाज को प्रदूषित कर रही हैं। गांधी जी की सोच थी कि साफ सफाई ईश्वर भक्ति के बराबर है। इसीलिए उन्होंने लोगों को स्वच्छता बनाए रखने संबंधी शिक्षा प्रदान की। महात्मा गांधी छोटी छोटी बातों पर बहुत गौर करते थे। साफ सफाई उनके दैनिक कार्यों का हिस्सा थी और वो स्वच्छता बनाए रखने के लिए लोगों से कहते भी थे, इस बात पर जोर भी देते थे। महात्मा गांधी का कहना था कि अहिंसा तो नहीं पाली जा सकती, लेकिन स्वच्छता तो पाली जा सकती है ना। और ये उनके व्यवहार जगत की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में था। उस कैंप में जो गंदगी थी उसकी तो कोई इंतहा नहीं थी। वो गंदगी क्यों? उसमें तो पीछे हमारी पुरानी आदत, हिंदू हो या तो मुसलमान, क्योंकि मैं तो हिंदू कैंप में भी यहाँ चला गया हूँ, मुसलमानों के कैंप में भी गया, लेकिन यहाँ मुझको तो नाक है ही नहीं। कोई न सुगंधी आती है, दुर्गंधी आती है, तो लड़कियां तो मेरे पर हंसती है कि हाँ तुमको नाक लेटा तो पीछे कैसे वहाँ खड़े रह सकते थे, इतनी वहाँ से बदबू निकलती है। किसी ने मुझको इशारा भी किया कि यहाँ पैखाने हैं वो तो देखो, तो मैं समझ गया पैखाने वो तो नरक की खान है। क्यों ऐसी है कि उसको कौन साफ करे? अगर मैं उस कैंप का कमांडर हूँ तो मैं तो उसकी बर्दाश्त नहीं करूँगा। और मैं रहा इस तरह से, मेरे माथे जो कैंप रहती थी वो कैंप ऐसी गंदी नहीं रह सकती। इतने सिपाही तो पड़े, मिलिट्री के पड़े अच्छे, वो तो बंदूक, उनको कहो कि इतना गंदा मेला रहता है, वो क्यों रहता है? तो वो कहेंगे कि हमारा वो काम कहाँ है,
हमको तो बंदूक चलाने का हुक्म है, ठीक है। आज जो हमारी मिलिट्री है, आज हमारे सिपाही है, उनका तो मेरी निगाह में ये काम है कि उनके हाथ में एक कोदारी भी होनी चाहिए, एक पावड़ा भी होना चाहिए कि जिससे कहीं भी गंदगी है तो उसको साफ करे। पहले उनका वो काम होना चाहिए। मैं तो बहुत कठोर हृदय का आदमी हूँ। मैं तो कहूँगा मैंने किया है ऐसा, कैंप मैंने चलाई है। यहाँ वो हरिद्वार में जब कुंभ का मेला था तो हमारा सबका काम था कि वहाँ के जो कैंप का सैनिटेशन था, वो सैनिटेशन फजर में करने के लिए हम निकल जाते थे। और वो सब जो मेला करते थे, यात्री लोग आते थे, वो सबको तो उसका साफ कर देते थे। सिवाय मुझको तो चैन नहीं हो सकता था और सबको वो तालीम दी गई। लेकिन मैं कहूँगा कि उसका पहला काम ये है कि अपनी कैंप है उसको बिल्कुल साफ रखना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मानना था कि साफ सफाई ईश्वर भक्ति के बराबर है। इसलिए उन्होंने लोगों को स्वच्छता बनाए रखने संबंधी शिक्षा दी और देश को एक उत्कृष्ट संदेश दिया। उनका कहना था कि उन्होंने स्वच्छ भारत का सपना देखा है, जिसके लिए वे चाहते हैं कि भारत के सभी नागरिक एक साथ मिलकर देश को स्वच्छ बनाने के लिए कार्य करें। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि गांधी जी एक महान दृष्टा थे। अपने समय में वे बहुत आगे देखते थे। मृत्यु तक वे अपने सिद्धांत पर दृढ़ रहे। उसी रास्ते को अपनाकर हम अपने देश का रुतबा विश्व के राष्ट्रों में ऊंचा कर सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह बात आज 100% सच साबित हो रही है। कोई भी देश बिना सामाजिक परिवर्तन के आगे नहीं बढ़ सकता है। सामाजिक परिवर्तन के लिए जरूरी है कि हम उन बुराइयों को दूर करें जो हमारे आसपास के माहौल को प्रदूषित कर रही हैं। गांधी जी ने खुद कहा था कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। गांधी जी अपने जीवन में छोटी छोटी बातों पर बहुत ध्यान देते थे। इन बातों में सफाई और स्वच्छता उनके दैनिक कार्यों का हिस्सा थी। वे अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखने पर जोर देते थे और खुद सफाई के काम में हाथ बटाते थे। 19 नवंबर 1944 को गांधी जी ने सेवाग्राम में हिंदुस्तानी तालीमी संघ द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा था, शिक्षा में मन और शरीर की सफाई ही शिक्षा का पहला कदम है। आपके आसपास की जगह की सफाई जिस प्रकार झाड़ू और बाल्टी की मदद से होती है, उसी प्रकार मन की शुद्धि प्रार्थना से होती है। इसलिए हम अपने काम की शुरुआत प्रार्थना से करें। यदि शरीर को ईश्वर की सेवा का साधन मानते हुए हम शरीर को पोषण देने के लिए भोजन करें, तो इससे हमारे मन और शरीर ही स्वच्छ और स्वस्थ नहीं होंगे, बल्कि हमारी आंतरिक स्वच्छता हमारे चारों ओर के वातावरण में भी झलकेगी। हमें अपने शौचालयों को रसोई घर जैसा स्वच्छ रखना चाहिए। अगर हम अपने आसपास, अपने घर, सार्वजनिक स्थानों और आवागमन के साधनों पर नजर डालें, तो पाएंगे कि हमने वहां बने शौचालयों को साफ रखने की कोई कोशिश नहीं की। भारतीय समाज में शौचालय का स्थान सबसे उपेक्षित स्थान है, जिसकी साफ सफाई पर लगभग ध्यान ही नहीं दिया जाता। जबकि सच यह है कि गंदे शौचालयों के इस्तेमाल से हम अपने साथ अनेक बीमारियों को जोड़ लेते हैं और फिर इलाज में धन और समय की बर्बादी करते हैं। अहिंसा तो नहीं पाली जा सकती, मगर स्वच्छता तो पाली जा सकती है ना। गांधी जी के जीवन में स्वच्छता का महत्व व्यवहार जगत की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में था। वे यह मानते थे कि स्वच्छता या सफाई व्यक्ति को हर तरह से आत्मविश्वासी, अनुशासित और साफ नजरिए वाला इंसान बनाती है। गांधी ऐसे ही महान इंसान थे जो छोटी छोटी बातों पर गौर करते थे। गांधी जी का संदेश था, सेवा का प्रत्येक कर्म पवित्र है। कर्म ठीक से करना ही परमेश्वर की पूजा है। सफाई से बढ़कर महान कार्य और कौन सा है। कि जितने कैंप हमारे चलते हैं, वो कैंप अगर देखो तो आदर्श चीज होनी चाहिए। उसमें सफाई इतनी, उसमें गंदगी तो बिल्कुल नहीं। लोग पड़े हैं, सब है, उन्होंने अपना काम तो ढूंढ लिया है। मैं आपको कहता हूँ
कि आज जो हमको तकलीफ पड़ी है वो तकलीफ काफी रफा होने वाली है, और जब हम ऐसे काम करने वाले बन जाते हैं तो पीछे हमारा गुस्सा है, वो गुस्सा कुछ शांत हो जाए। वैष्णव जन तो तेरे कैगे, पीर पराई जाने रे पर दुखे उपकार करे तो तो प्रसार भारती के केंद्रीय अभिलेखागार में संग्रहित किए गए कुछ समाहित पलों की इस कड़ी में हमने आज आपको रूबरू कराया महात्मा गांधी और उनके विचारों से। आपको हमारा ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा, आप हमें जरूर लिखें। हमारा ईमेल आईडी है यही नहीं, आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं दूरदर्शन अभिलेखागार की एक्सक्लूसिव डीवीडीज और सीडीज आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। हमारा ऑनलाइन एड्रेस है www.prasarbhartiarchives.co.in। यही नहीं, आप इसे अमेज़न की वेबसाइट www.amazon.in से भी खरीद सकते हैं। ये डीवीडीज और सीडीज आप हमारे दूरदर्शन के प्रमुख केंद्रों, आकाशवाणी केंद्रों, दिल्ली हाट और नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मनया भीमा